नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का 4 नंबर चैप्टर जो पशुओं के सामान्य रोगों से संबंधित है उसका वीडियो मैं आपके लिए भेज रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो उन लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट भी मुझे भेजते रहिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4, पशुओं के सामान्य रोग। पशुओं के सामान्य रोग। यहां से 4 नंबर का प्रश्न आता है आपके लिए। तो इसमें जो प्रश्न है, मैं आपसे पहले जो पहला प्रश्न आपको बताने वाला हूं वो है स्वस्थ पशुओं के लक्षण तथा बीमार पशुओं के लक्षणों के बारे में बताइए। यानी स्वस्थ पशुओं में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और बीमार पशुओं में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो आपसे पूछेगा। तो हम देखते हैं पहले स्वस्थ पशुओं के लक्षण। स्वस्थ पशुओं के लक्षण। तो स्वस्थ पशुओं के कौन कौन से लक्षण होते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना कि पशु की चाल व शरीर सरस दिखाई देता है। पशु की चाल व शरीर सरस दिखाई देता है। जो पशुओं की चाल है यानी अच्छी चाल चलता है और उसका शरीर कैसा है, हल्का यानी सरस दिखाई देता है। नंबर 2, पशु की आंखें चमकीली दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट है जो पशु अगर स्वस्थ है तो उसकी आंखें कैसी दिखाई देंगी, चमकीली दिखाई देती हैं। नंबर 3, पशु प्रसन्न दिखाई देता है। पशु कैसा दिखाई देता है, पशु प्रसन्न यानी खुश दिखाई देता है। नंबर 4, पशु के कान ऊपर उठे हुए होते हैं या पशु के कान ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। नंबर 5, पशु ठीक प्रकार से जुगाली करता है। पशु क्या करता है, ठीक प्रकार से जुगाली करने का कार्य करता है। इसके बाद हम देखेंगे बीमार पशुओं के लक्षण। तो बीमार पशुओं के लक्षण हम देखते हैं। तो जो स्वस्थ पशुओं के लक्षण हमने लिखे हैं उसके जस्ट विपरीत क्या होता है, बीमार पशुओं के लक्षण होते हैं। यानी अगर आपको याद नहीं है, एक प्रश्न याद है, हमने स्वस्थ पशुओं के लक्षण याद कर ली, तो हम जस्ट इसके विपरीत हम क्या कर देंगे, बीमार पशुओं के लक्षण हो जाएंगे। तो लिखा है पशु की चाल व शरीर सरस दिखाई देता है। तो हम लिख देंगे कि पशु की जो चाल और शरीर है
वो क्या है, चाल लड़खड़ाने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पशु चलते समय लड़खड़ाने लगता है। पशु क्या करता है, जब चलता है तो उसकी समय पैर क्या करने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। पशु चलते समय पैर लड़खड़ाने लगते हैं। नंबर 2, पशु की आंखें चमकीली दिखाई देती है। यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई जो पशु की आंखें होती है वो कैसी होती है, चमकीली दिखाई देती है। यहाँ लिखे कि भाई पशु की आंखें कैसी है, अच्छी दिखाई नहीं देती है, परंतु हम वो अच्छे पॉइंट लिखेंगे उसमें। नंबर 2, पशु प्रसन्न दिखाई देता है। यहाँ लिखेंगे पशु उदास दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट लगा था, पशु के कान ऊपर उठे हुए होते हैं। जब पशु बीमार हो जाता है तो क्या लिखेंगे, पशु के कान नीचे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, तो पशु के कान कैसे होते हैं, नीचे की ओर झुक जाते हैं। नंबर 4, दुधारू पशु दूध ठीक से नहीं देता है। जो दूध देने वाले पशु होते हैं वो ठीक प्रकार से क्या नहीं करते हैं, जब बीमार होंगे तो वो अच्छे प्रकार से दूध नहीं दे। नंबर 5, जो यहाँ पे लिखा है पशु ठीक प्रकार से जुगाली करता है। जब पशु बीमार हो जाएंगे तो क्या करेगा, पशु जुगाली करना बंद कर देता है। लिखेंगे पशु जुगाली करना बंद कर देता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनको। स्वस्थ पशुओं के लक्षण लिखिए। तो पशु की चाल व शरीर कैसा दिखाई देता है, सरस यानी सरल दिखाई देता है। पशु की आंखें चमकीली होती हैं। ठीक है, पशु के जो प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई देता है। पशु के कान कैसे ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। पशु ठीक प्रकार से क्या करता है, जुगाली करना। जुगाली का बोलते हैं अपनी भाषा मुंह फेरना, यानी जो मुंह फेरने का कार्य करता है पशु बैठा बैठा, तो क्या है, उसके रूमन यानी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। तो पशु क्या करता है, ठीक प्रकार से जुगाली करता है। और भी लिख सकते हैं, पशु के मल पदार्थ से दुर्गंध नहीं आती है। ठीक है, वो भी पॉइंट इस पॉइंट में लिख सकते हैं। बीमार पशुओं के लक्षण में लिखेंगे, पशु चलते समय उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। पशु क्या है, जब बीमार होगा तो उदास, एकांत में जाके उदास बैठा होगा, नीचे की तरफ मुंह लटकाए। पशु के कान नीचे की ओर झुक जाते हैं। दुधारू पशु दूध ठीक से नहीं देता है, यानी जो दूध देने वाला पशु अगर बीमार हो जाए तो वो दूध ठीक से नहीं देगा। पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं। जब पशु बीमार हो जाता है तो रोट फेरना यानी मुंह चलाना बंद कर देते हैं। और पशु के मल पदार्थ से दुर्गंध भी आने लगती है। तो इस प्रकार से हम बीमार पशुओं के लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो वो चाहे तो स्वस्थ पशुओं के लक्षण पूछ ले या बीमार पशुओं के लक्षण पूछ ले, जो पूछेगा आपको उतने का ही उत्तर देना है। इसके बाद मैं अगला प्रश्न आपको बताता हूं कि पशुओं के बीमार होने के कारण बताइए कि पशु बीमार क्यों हो जाते हैं, उसका क्या कारण है। तो हम पशुओं के बीमार होने के कारण पढ़ते हैं। पशुओं के बीमार होने के कारण, प्रश्न आएगा पशुओं के बीमार होने के कारण लिखिए।
तो पशुओं के बीमार होने के कारण क्या है? तो पहला पॉइंट है पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की कमी होना। पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की कमी हो रही है, यानी हमारे यहाँ पर क्या है, पशुओं को हम पौष्टिक भोजन नहीं देते हैं और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, पशु बीमार होते हैं। यही कारण है कि पशु क्या होते हैं, बीमार होते हैं। ठीक है। नंबर 2, पशुओं को इलाज के रूप में जादू टोना का प्रयोग करना। नंबर 2 क्या है, पशुओं के इलाज के रूप में, जैसे कोई पशु बीमार है तो उसको इलाज नहीं करवाते हैं, इलाज के रूप में हम क्या करते हैं, उसके जादू टोना करते हैं। नंबर 3, पशुशाला की नियमित साफ सफाई न करना। तीसरा कारण क्या है कि पशु बीमार होते हैं तो पशुशाला की हम लोग क्या है, नियमित अच्छे ढंग से साफ सफाई नहीं करते। इसकी वजह से भी वहां पे बहुत सारे कीट और जीवाणु वहां पे पनपते हैं और पशुओं को बीमार करने का कार्य करता है। नंबर 4, पशुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था न होना, यानी पशुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था या शुद्ध पानी की व्यवस्था न होना भी एक बड़ा कारण है कि पशु बीमार होते। नंबर 5, पशुओं के प्रबंध में वैज्ञानिक सोच का अभाव होना, यानी पशुओं के प्रबंध यानी पशुओं को मैनेजमेंट करने में जो वैज्ञानिक सोच है उसका कमी होना या उसका अभाव होना, ये कारण भी पशुओं को बीमार करने का कार्य करता है। तो मेरा प्रश्न है पशुओं के बीमार होने के कारण, तो पशुओं का बीमार होने का कारण है, तो पहला पॉइंट था पशुओं के लिए पौष्टिक भोजन की कमी हो रही है, यानी हमारे पास पशुओं के लिए अच्छे पौष्टिक भोजन नहीं है जिसमें सभी पोषक तत्व यानी संतुलित राशन की कमी। दूसरा, पशुओं को बीमार होने पर दवा के रूप में उनको क्या करना, इलाज के रूप में क्या करना, जादू टोना का प्रयोग करना। नंबर 3, पशुशाला की नियमित साफ सफाई न करना भी एक कारण है कि पशु बीमार होते हैं। पशुओं के लिए स्वच्छ जल यानी शुद्ध जल या शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं हो पाना भी एक कारण है कि पशु बीमार हो जाते। पशुओं के प्रबंध में वैज्ञानिक सोच का अभाव, यानी जो पशु है उनके वैज्ञानिक सोच का अभाव ही है। पशु जो मैनेजमेंट ज्यादा पशु रखते हैं वो जो मैनेजमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, उनके वैज्ञानिक सोच का अभाव है। जब वैज्ञानिक सोच के अभाव के कारण भी क्या होता है, पशु बीमार हो जाता है। तो ये पशुओं के बीमार होने के कारण है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है मेरा, अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के उपाय बताइए, यानी पशुओं को संक्रामक रोग से किस तरीके से बचा सकते हैं उसके बारे में आप हमें बताइए। या पशुओं अथवा में प्रश्न पूछा जाता है कि पशुओं में बीमारियों की रोकथाम के उपाय बताइए, यानी पशुओं में जो बीमारियां हो जाती हैं उसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हो इसके बारे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पशुओं की बीमारियों के रोकथाम के उपाय। पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के उपाय। पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के उपाय, यानी जो पशुओं में जो बीमारियां हो जाती हैं उनको आप किस तरीके से रोक सकते हैं, उनके उपाय क्या है उनके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1, रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि बीमार पशुओं की बीमारियों के रोकथाम के उपाय क्या है। तो पहला उपाय है कि जो रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से हमें क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। जैसे कोई स्वस्थ पशु है और रोगी पशु तो उनको अलग अलग कर देना चाहिए। नंबर 2, नए खरीदे पशुओं को जांच के बाद ही झुंड में मिलाना चाहिए। जो नए खरीदे पशु है हमारे, जैसे हम कोई नया पशु खरीद के लेके आए तो उनकी पहले हमें 10-15 दिन अलग रखना चाहिए। या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या पहले हमें उनकी जांच कर लेना चाहिए, तभी उसके बाद ही कि ये पशु स्वस्थ है तभी हमें उसे अपने झुंड में मिलाना चाहिए। नंबर 3, पशुशाला तथा बर्तनों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। जो पशुओं की पशुशाला है जहाँ पे पशु बनते हैं और तथा बर्तन हैं जो पशुओं के प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से फिनाइल से साफ करना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, रोग से मरे हुए पशुओं को चूना व नमक डालकर गड्ढों में दबा देना चाहिए। 4 पॉइंट है कि भाई हम बीमारियों की रोकथाम के ऐसे उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार संक्रमित रोग से मरने वाला कोई पशु है तो उस पशु को हमें क्या करना चाहिए, गड्ढा खोद लेना चाहिए और गड्ढे में उसे डालकर
नमक व चूना भी साथ में डाल देना चाहिए। नमक चूना इसलिए डालते हैं, नमक क्या करेगा, उसको गलाने का कार्य करेगा, और चूना उसके जो शरीर से जो पदार्थ, पानी जैसा पदार्थ निकलेगा, उसको क्या है, सोखने का कार्य करेगा, जिससे क्या है, वह आसपास कहीं ना फैले। नंबर 5, रोग फैलने पर निकट के पशु चिकित्सालय रोग फैलने पर निकट के पशु चिकित्सालय में सूचना करनी चाहिए। अगर पशुओं में किसी गांव में या किसी जगह पर पशुओं में रोग फैल रहा है, और रोग फैलने पर हमें क्या करना चाहिए, निकट के यानी पास के पशु चिकित्सालय में क्या करना चाहिए, सूचना करना चाहिए तुरंत से। ठीक है, तो ये प्रश्न था हमारा, पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के उपाय, कि पशुओं की बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो हमने पहला पॉइंट लिखा था कि रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। जो रोग से ग्रसित पशु और पशु है, सबसे पहले हमें घर में ही क्या करना चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए। जो हम नए पशु खरीद कर लेकर आ रहे हैं, उन पशुओं में हम क्या करेंगे, उनकी पहले जांच कर लेंगे, तभी हम उन्हें हमारे जो अन्य पशु हैं उनके साथ मिलाएंगे। ठीक है। नंबर 3, पशुशाला तथा पशुशाला में प्रयोग होने वाले बर्तनों का कोई हमें अच्छे ढंग से फिनाइल से साफ सफाई करना चाहिए। नंबर 5, रोग से अगर कोई पशु ऐसा है जो संक्रमित रोग से मर गया है, और मरने के बाद हमें उसके लिए एक गड्ढा तैयार करना चाहिए, और गड्ढे में उसे डालकर ऊपर से चूना व नमक मिला डाल देना चाहिए। नमक से वो क्या हो जाएगा, जल्दी से गल जाएगा, और चूना जो गलने के बाद जो पानी उसमें से निकलता है शरीर से, उसको चूना क्या करेगा, सोखने का कार्य कर लेता है। इसलिए चूना व नमक डालकर गड्ढों में दबा देना चाहिए। नंबर 5, रोग फैलने पर हमें क्या करना चाहिए, रोग के बारे में, रोग फैलने पर रोग के बारे में हमें निकट के पशु चिकित्सालय में तुरंत से सूचना दे देनी चाहिए, जिससे उस रोग पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो लोग मेरे वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि संक्रमण रोग फैलने के कारण लिखिए, यानी संक्रमण रोग फैलते कैसे हैं, तो उनके बारे में बताइए कि भाई संक्रमण रोग फैलता कैसे है, तो हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रश्न है, संक्रमण रोग फैलने के कारण तो संक्रमण रोग फैलने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में हम आज देखते हैं। तो संपर्क, पहले आएगा मेरे सीधे संपर्क में आने से, सीधे संपर्क में आने से, ये हमारी हेडिंग है, इसके अंदर हम लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे हेडिंग लिख दी है, और इसके अंदर में क्या लिखना है वो आपको समझा रहा हूं। तो सीधे संपर्क में मतलब फेस टू फेस, यानी आमने सामने, यानी डायरेक्टली हमें मिलना है। तो एक बीमार पशु के शरीर से दूसरे स्वस्थ पशु के संपर्क होने पर, यानी एक बीमार पशु है और दूसरा स्वस्थ पशु है, जब दोनों का आपस में संपर्क हो जाता है, ठीक है, शरीर से आपस में संपर्क हो जाता है, और संपर्क से कई बीमारियां क्या होती है, कई बीमारियों का शरीर में संक्रमण होता है। जैसे आपको पता होगा, अगर एक पशु कैसा है जिसके शरीर पे पिस्सू, जू, खटमल आदि चीजें नहीं है, रिंगवर्म, दांत वगैरह नहीं है, अगर वह दूसरे पशु के संपर्क में आता है तो वो कीड़े उसके शरीर से निकलकर दूसरे पशु के शरीर पर भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रोग सीधे संपर्क में आने वाले रोग कहलाते हैं। कौन कौन से, पिस्सू है, जू, रिंगवर्म आदि।
सीधे संपर्क में आने से। दूसरी हेडिंग है विसंक्रमित पदार्थों के संपर्क में आने से। नंबर 2, विसंक्रमित पदार्थों के संपर्क में आने से। यही विसंक्रमित पदार्थ होते हैं, उनके संपर्क में आने से भी क्या होते हैं, पशु बीमार होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे बहुत सारे जैसे पशुओं का गर्भपात हो चुका है, तो गर्भपात से निकला श्राव, यानी जो गर्भपात पशुओं का गर्भपात हो तो उससे निकलने वाला जो श्राव होता है, तथा अन्य श्राव जैसे अन्य प्रकार से, जैसे कोई घाव हो, रिंगवर्म यानी दाल खाई खुजली, उनसे भी पानी सा निकलता है, श्राव निकलता है। तो उनके या घाव के श्राव से संपर्क में जब स्वस्थ पशु आता है तो उनमें भी ये संक्रमण फैल जाता है। सीधा सा मतलब है कि या तो गर्भपात पशु का गर्भपात हो गया, या अन्य श्राव है जो पशु के शरीर से निकलते हैं, और वो जब चैंप भी बोलते हैं हम अपनी भाषा में कि चैंप लग जाता है, तो दूसरे जब वो जो चैंप है वो दूसरे पशु के अगर शरीर से लग जाता है तो उसको भी क्या कर देता है, वो संक्रमित कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विसंक्रमित पदार्थों के संपर्क से। तीसरी हेडिंग है रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क से रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क से, यानी जो रोगग्रस्त पशु है, जैसे बीमार पशु है या रोगग्रस्त पशु है, उनके साथ खाना खाने से, पानी पीने से, और जैसे पास बने तो श्वास नलिकाओं के द्वारा, लार है, जैसे पशु चारा खा रहा है, वही चारा हमने किसी दूसरे पशु को रख दिया तो वो चारा उसके जो शरीर मुंह से लार रह गई, तो वो उससे आज तरीके से क्या होता है, ये रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क में आने से इस तरीके से रोग फैलता है। मतलब बीमार पशु के साथ पानी पीने से, साथ रहने से, साथ खाना खाने से, आदि तरीकों से ये रोग फैल सकते हैं। नंबर 4, हवा द्वारा। नंबर 4 हेडिंग है हवा द्वारा। तो हवा द्वारा कैसे फैलता है? हवा द्वारा क्या, अधिकांश विषाणु जनित रोग ही फैलते हैं, और जीवाणु है वो नहीं फैलते हैं। ठीक है, फफूंदी है वो भी नहीं फैलता है। अधिकांशतः जो हवा द्वारा जो रोग फैलते हैं वो कौन से, वायरस जनित रोग होते हैं और विषाणु जनित रोग होते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है। खुरपका मुंहपका एक वायु द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में आसानी से फैल जाता है। क्यों फैलता है? क्योंकि खुरपका मुंहपका जो रोग होता है वो वायरस द्वारा या विषाणु जनित रोग होता है। तो इस तरीके से हवा द्वारा भी रोग फैल जाते हैं। नंबर 5, रक्त चूसने वाले कीटों द्वारा। रक्त चूसने वाले कीटों द्वारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो क्या करते हैं, पशुओं के शरीर पर रहकर क्या करते हैं, उनका रक्त को चूसने का कार्य करते हैं। जैसे मक्खियां हैं, मच्छर है, जूं हैं, चीचड़े हैं, द्वारा कई बीमारियां होती हैं। इनके द्वारा मलेरिया है, बुखार आता है, ठीक है, चिचड़ी ज्वर है, इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, पशुओं के शरीर पे ये रहते हैं और पशुओं के शरीर का रक्त चूसने का कार्य करते हैं, और रक्त चूसने से पशुओं को क्या होती है, कमजोरी होती है। इस प्रकार से पशुओं को बहुत सारे रोग या बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको पूरे का क्या करता हूँ, द्वारा से फिर मैं आपके बताने वाला हूँ। सीधे संपर्क में आने से जब पशु क्या होता है, जब एक बीमार पशु दूसरे स्वस्थ पशु के डायरेक्ट संपर्क में आता है और वो कई बीमारियों का संक्रमण होता है तो वो एक दूसरे में फैल जाता है। जैसे जुआ है, पिस्सू है, खटमल है, रिंगवर्म है, इनके द्वारा ये रोग फैल। नंबर 2, विसंक्रमित पदार्थों के संपर्क में आने से। जैसे गर्भपात पशुओं के गर्भपात होने से जो श्राव निकलता है, अंतःश्राव होते हैं, और उनके संपर्क में जब स्वस्थ पशु आता है तो वो क्या होता है, उनको शरीर पर लगने से या खाने से वो भी संक्रमित हो जाता है। रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क में आने से, तो बीमार पशु के साथ पानी पीने, खाना खाने, उसके साथ रहने, श्वास नलिका के द्वारा, लार के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु या एक स्वस्थ पशु से दूसरे पशु में ये रोग
फैल जाता है। जो बीमार पशु होता है उससे स्वस्थ पशु, बीमार पशु होता है उससे स्वस्थ पशु में फैल जाता है। हवा द्वारा अधिकांश विषाणु जनित रोग होते हैं जो क्या कहते हैं, वायु के साथ फैलते हैं, जैसे खुरपका मुंहपका रोग वायु के द्वारा फैलता है। रक्त चूसने वाले कीटों द्वारा, मुख्यतः मक्खियां हैं, मच्छर है, चिटिनी है, खटमल है, जू है, ये रोग होते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं के रक्त को चूसने का कार्य करते हैं और जिससे बहुत प्रकार की बीमारियां फैलने का कारण बनती है, जैसे मलेरिया है, बुखार वगैरह है, ये सब इन्हीं की वजह से आता है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है, खुरपका तथा मुंहपका रोग का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर खुरपका मुंहपका रोग का क्या करता हूँ, यहाँ पर वर्णन बताता हूँ आपको। प्रश्न है मेरा, खुरपका मुंहपका तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोग कारक के बारे में। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, रोग कारक। तो जो रोग कारक, पशुओं में यह रोग विषाणु के द्वारा फैलता है, वो मैं अभी पिछले प्रश्न में भी बता चुका हूँ। तो पशुओं में यह रोग किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा। अगर आपको कुछ याद ना रहे तो इतना तो याद होना ही चाहिए कि खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में विषाणु के द्वारा फैलता है। यूरोपियन देशों में, जो यूरोपियन देश है, यूरोपियन देशों में AOC, यानी जो यूरोपियन देश है वहां पर ये किसके द्वारा फैलता है, AOC विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, AOC विषाणुओं के द्वारा फैलता है। और दक्षिण अफ्रीकी देश होते हैं वहां पे, दक्षिण अफ्रीकी देशों में सेट 1, सेट 2, सेट 3 विषाणु के द्वारा फैलता है। तो मैं आपको द्वारा इस पर रोग कारक क्या है, पशुओं में यह रोग, खुरपका मुंहपका रोग के बारे में बात कर रहे हैं। पशुओं में यह रोग विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा फैलता है। यूरोपियन देशों में यह AOC विषाणु के द्वारा तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों में सेट 1, सेट 2 और सेट 3 विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रोग कारक। इसके बाद देखते हैं लक्षण प्रकट होने का समय। इसमें एक हेडिंग है, लक्षण प्रकट होने का समय। इसका मतलब होता है कि पशुओं में ये लक्षण कब से कब तक दिखाई देते हैं। तो गाय और भैंस की बात करें तो गाय और भैंस में या 1 से 6 दिन में, गाय और भैंस में इसके लक्षण 1 से 6 दिन, यानी पशुओं में गाय और भैंस में इसके जो लक्षण होते हैं कि खुरपका मुंहपका रोग के शरीर पे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वो कितने दिनों में दिखाई देने लगते हैं गाय भैंस में, 1 से 6 दिन में। यानी एक दिन, पहले दिन से स्टार्ट होता है और 6वें दिन तो ये मान लो कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि इस पशु को क्या हो गया है, खुरपका या मुंहपका रोग हो गया। और सुअरों में ये कितने दिनों में इसका पता चल जाए, तो सुअरों में 24 से 48 घंटे, सुअरों में कितने दिनों में पता चल जाता है, कितने घंटे में पता चल जाता है, तो 1 से 2 दिन या 24 से 48 घंटे में इसके बारे में पता चल जाता है। और इस रोग की जो मृत्यु दर होती है वो कितने % होती है, तो इस रोग की जो मृत्यु दर है वो होती है 2 से 3%। मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर है इसकी 2 से 3%। यानी अगर ये रोग फैल जाता है पशुओं में तो इसमें 100 पशुओं का अगर ये रोग होता है तो इसमें 2 से 3 पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ये हो गया। तो लक्षण प्रकट होने के समय में हमने क्या लिखा था, रोगी पशुओं से स्वस्थ पशुओं में यह रोग फैलता है। और ये कैसा होता है, यह रोग गाय तथा भैंस में इस रोग की अवधि 1 से 6 दिन और
सुअरों में 24 से 48 घंटे, और इसमें जो मृत्यु दर होती है वो कितनी है, 2 से 3% होती है। इसके बाद लिखते हैं लक्षण प्रकट होने का, वो सॉरी रोग के लक्षण, रोग के लक्षण, यानी इस रोग में लक्षण क्या दिखाई देते हैं रोग में। तो पहला लक्षण है कि पशु के शरीर का तापक्रम काफी अधिक हो जाता है। पशु के शरीर का तापक्रम काफी अधिक हो जाता है। जो पशु के शरीर का तापक्रम कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी पशु के शरीर का तापक्रम वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर 2, पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। खुरपका और मुंह पका, यानी मुंह पका, मुंह में क्या हो जाते हैं, पशु के मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और जिससे क्या होगा, वह चारा नहीं खा पाएगा, जिससे पशु चारा नहीं खा पाता है। जिससे क्या होगा, पशु चारा नहीं खा पाएगा। ठीक है। नंबर 3, पशु के मुंह से लगातार लार निकलती रहती है। पशु के मुंह से क्या है, जब खुरपका मुंहपका रोग होता है तो पशु के मुंह से क्या है, लगातार क्या निकलती रहती है, लार निकलती रहती है। नंबर 4, पशु के खुरों में घाव हो जाते हैं। जिससे वह चल फिर नहीं सकता है। और वहीं पर बैठा बैठा पैर पटकता रहता है, या लिख लो। ठीक है। तो क्या था, रोग के लक्षण, पशु के शरीर का तापक्रम काफी अधिक हो जाता है। दूसरा, पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु का चारा नहीं खा पाता है। पशु के मुंह से लगातार नाक निकलती रहती है, पशु के मुंह से खुरों में घाव हो जाते हैं, और जिससे वह चल फिर नहीं सकता, और एक ही जगह बैठा बैठा क्या करता है, पैर पटकने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद चौथी हेडिंग है रोकथाम या बचाव के उपाय। मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में पढ़ाया है कि रोकथाम के उपाय, यानी पशुओं के संक्रमण रोगों से रोकथाम के उपाय, वही रोकथाम के आप उपाय रख सकते। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा जो अलग से हैं, जो इस रोग से ही संबंध है, उनको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बाद में आके आपको मैं समझा देता हूँ। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं के झुंड से अलग कर देना चाहिए। जो रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। दूसरा, पशुओं को क्या करना चाहिए, रोग से मरे हुए पशुओं को नमक तथा चूने के साथ गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 3, पशुशाला के बर्तनों को पशुशाला को फिनाइल से साफ करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रोगी पशुओं के गोबर व मूत्र को गड्ढों में दूर डाल देना चाहिए, ये भी आप किसी में भी लिख सकते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक पॉइंट है कि उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि पशुओं को सुबह शाम फुटबाथ
से निकालना चाहिए। पशुओं को क्या करना चाहिए, सुबह शाम फुटपाथ या एक फुटपाथ बनाएंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, जिंक ऑक्साइड दवा डालते हैं, और उसमें से क्या करेंगे, पशुओं को या फिटकरी के सॉरी जिंक ऑक्साइड का क्या डालेंगे, घोल डालेंगे, और जिंक ऑक्साइड का घोल लगाकर हम पशुओं को क्या करते हैं, उसमें ऊपर से चलाने फिराने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, या स्वागा और बोरक्स वगैरह इनका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके। अब इसके बाद है उपचार या चिकित्सा। उपचार या चिकित्सा। तो उपचार या चिकित्सा में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कि पशु के मुंह पर, जो पशु के मुंह में क्या है, छाले हो जाते हैं, छालों को हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 2% फिटकरी या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को उसे क्या करना चाहिए, उसे धोना चाहिए। तो हम क्या करते हैं उपचार में, लिखेंगे कि पशु के मुंह के छालों में 2% फिटकरी, कितना, 2% फिटकरी या पोटेशियम सल्फेट सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का प्रयोग सफाई कर, छालों की सफाई में न करते हैं। पहला पॉइंट था, पशुओं के मुंह के छालों को साफ करने के लिए 2% फिटकरी या पोटेशियम परमैंगनेट का घोल तैयार करते हैं, और उस घोल से हम क्या करते हैं, पशुओं के छाले होते हैं उनको साफ करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नंबर 2, पशुओं के पैरों को जिंक ऑक्साइड से साफ करना चाहिए। पशुओं के पैरों में जो घाव हो जाते हैं उनमें क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड लगाकर क्या करते हैं, सफाई करते हैं। या जिंक ऑक्साइड को हम सफाई के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, या पशुओं के जो घाव हो उन पर हम लगा देते हैं जिंक ऑक्साइड को, और ऊपर से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, नंबर 3 है, पशुओं को हमें क्या करना चाहिए, 100 से 150 ml या 100 से 115 ml का खुरपका मुंह पका कर क्या करना चाहिए, वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। तो पशुओं में 100 से 150 ml खुरपका मुंहपका का वैक्सीन, खुरपका मुंहपका वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। तो पशुओं में 100 से 150 ml खुरपका मुंहपका वैक्सीन का क्या करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। अगला है, मुंह के छालों में सुहागा व शहद 1:4, क्या, पशु के मुंह के छालों पर सुहागा यानी बोरैक्स तथा शहद कितना, किस अनुपात में मिलाते हैं, 1:4 के अनुपात में मिलाकर मुंह के छालों पर लगाने से लाभ होता है। ठीक है, दोबारा से अब हम इसको देखते हैं। तो पशुओं में खुरपका, अब इनमें से कौन सी भी हेडिंग पूछ सकता है, या सारी की सारी पूछ ले, एक एक दो पॉइंट सब में से पूछ ले, या 4 नंबर का प्रश्न है 4 पॉइंट पूछेगा, 1 नंबर में से पूछ ले, 1 में से पूछ ले, 2 रोग के लक्षण पूछ ले, या चिकित्सा पूछ ले, या रोकथाम व बचाव के उपाय पूछ ले 2, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकती है, या 4 डायरेक्ट रोग के लक्षण पूछ ले, या ये पूछ ले, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। तो क्या है, रोग कारक क्या है,
खुरपका मुंहपका रोग का रोग कारक क्या है? तो यह एक विषाणु जनित रोग है, या एक विषाणु जनित रोग है। यूरोपियन देशों में इसे एओसी विषाणु के नाम से जानते हैं और दक्षिण अफ्रीकी देशों में इसे सेट 1, सेट 2 और सेट 3 विषाणु के नाम से या वायरस के नाम से जानते हैं। लक्षण प्रकट होने का समय क्या है? तो गाय व भैंस में 1 से 6 दिन तक तथा सुअरों में 24 से 48 घंटे में इसके रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इस रोग में 2 से 3% तक मृत्यु दर होती है। रोग के लक्षण क्या है? तो पहला पॉइंट है कि पशु के जब ये रोग फैलता है तो पशु के शरीर का तापक्रम काफी बढ़ जाता है। नंबर 2, पशु के मुंह में क्या हो जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु आसानी से चारा नहीं खा पाता है। नंबर 3, पशु के मुंह से लगातार बाहर की तरफ लार निकलती रहती है। नंबर 4, पशु के खुरों में घाव हो जाते हैं, जिससे वह चल फिर नहीं सकता है। पशु के खुरों में क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं, जिससे वह एक स्थान पर ही पड़ा रहता है और अपने पैरों को पटकते रहने का कार्य भी करता है। रोकथाम व बचाव के उपाय, तो रोकथाम व बचाव के उपाय मैंने आपको बताए थे। तो पहला पॉइंट है, पशुओं को सुबह शाम फुटपाथ से निकालना चाहिए। जब ये रोग फैल जाता है तो पशुओं के खुरों में दवा डालने के लिए हम क्या करते हैं? फुटपाथ तैयार करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? उसमें दवा डाल देते हैं और जिंक ऑक्साइड वगैरह डाल देते हैं, जिससे क्या, और उसके ऊपर से या बोरेक्स डाल देते हैं, स्वाहा वगैरह। तो ये डालने से उसके ऊपर से पशुओं को चलाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे कि रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। रोग से मरे हुए पशुओं को क्या करना चाहिए? चूना तथा नमक के साथ मिलाकर गड्ढे में दबा देना चाहिए और जो रोगी पशु है उनके गोबर व मूत्र को कान दूर गड्ढों में डालना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम, या पशुशाला के बर्तनों का प्रयोग फिनाइल से साफ करने चाहिए। इस तरीके से वो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो किसी भी इसके प्रश्न में। इसके बाद उपचार कर रहे हैं हम या चिकित्सा कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पशु के मुंह के छालों को 2% फिटकरी। पशु के मुंह में अगर छाले हैं तो उनको 2% फिटकरी लेंगे या पोटेशियम परमैंगनेट का लेते हैं और उसका हम घोल तैयार करते हैं और उस घोल को क्या करेंगे? वो जो छाले हैं उनके ऊपर जो छालों को साफ करने, सफाई करने का कार्य करते हैं। नंबर 2, पशुओं के पैरों को जिंक ऑक्साइड से साफ कर लेना चाहिए या जिंक ऑक्साइड लगाकर पशुओं को ऊपर से पैर को पट्टी से बांध देना चाहिए, जिससे क्या है? पशुओं के पैरों में लाभ होगा। नंबर 3, खुरपका मुंहपका में क्या करते हैं? जब ये रोग फैल जाता है तो 100 से 150 ml का खुरपका मुंहपका वैक्सीन आता है और उसका प्रयोग हम पशुओं में लगाने के लिए करना चाहिए। नंबर 4, मुंह के छालों में जब पशुओं के क्या हो जाते हैं? मुंह के छाले हो जाते हैं, तो मुंह के छालों पर हमें स्वागा को हम बोरेक्स भी बोलते हैं, तथा शहद, इसका 1:4 क्या करेंगे? 1:4 में मिलाकर वो पशुओं के मुंह के छालों पर क्या करते हैं? इसे लगाने से पशुओं के मुंह के छालों में आराम मिलता है। ठीक है, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी मुझे भेजते रहिए, लाइक भी करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, पशु प्लेग रोग। पशु प्लेग रोग के बारे में पढ़ते हैं। पहली हेडिंग है रोग कारक। तो रोग कारक देखते हैं पशु प्लेग रोग का। तो पशुओं में यह रोग भी विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। पशुओं में यह रोग सूक्ष्म विषाणुओं के द्वारा होता है। और ये एक बात और मैं बताऊं कि यह रोग कुत्तों में नहीं फैलता है। यह रोग कुत्तों में नहीं फैलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लक्षण प्रकट होने का समय। दूसरी हेडिंग है लक्षण प्रकट होने का समय।
यानी हम देखते हैं कि एक पशु प्लेग रोग का पशुओं में कब लक्षण दिखाई देने लगे। तो विषाणु के संक्रमण, यानी जो पशु प्लेग रोग है, जब विषाणु का पशुओं में संक्रमण हो जाता है तो संक्रमण होने के 3 से 8 दिनों के बीच इस रोग के लक्षण का प्रकटीकरण होता है। कितने दिन में? 3 से 8 दिन में। तो पशु प्लेग रोग का लक्षण प्रकट होने का समय कितने दिन है? जब इसका संक्रमण पशुओं में हो जाता है तो 3 से 8 दिनों में इसके रोग के लक्षण हमें क्या दिखाई देने लगते हैं। और इसकी जो मृत्यु दर होती है वो कितनी है? तो इसकी मृत्यु दर जो पहाड़ी क्षेत्रों की विदेशी नस्लों की गाय होती है, पहाड़ी क्षेत्रों की विदेशी नस्लों की गाय, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्रों की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लों की गाय में 80 से 100%, यानी इस रोग से पहाड़ी क्षेत्रों की जो विदेशी नस्लों की पहाड़ी क्षेत्रों पर रहती हैं और विदेशी नस्लों की गाय, उनमें 80 से 100% तक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मैदानी भाग में, मैदानी भाग के जो पशु है, मैदानी भाग के पशुओं में 20 से 40% मृत्यु दर होती है। दोबारा से बताओ लक्षण प्रकट होने का समय। तो विषाणु, पशु प्लेग रोग में विषाणु के संक्रमण के 3 से 8 दिन में हमें रोग के लक्षण दिखाई देने लगते। और इसमें लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों की विदेशी नस्लों की गाय, जब मृत्यु दर के बारे में पूछेगा तो लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों की विदेशी नस्लों की गायों में 80 से 100% मृत्यु दर होती है, जबकि मैदानी भाग के पशुओं में 20 से 40% मृत्यु दर होती। इसके बाद लिखेंगे रोग के लक्षण। तीसरी हेडिंग है रोग के लक्षण। तो रोग के लक्षण पहला पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है रोगी पशु के शरीर का तापक्रम, रोगी पशु के शरीर का तापक्रम 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। जो रोगी पशु है और उनके जो शरीर का तापक्रम होता है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, पशु को कब्ज हो जाती है और पशु कड़ा गोबर करता है, कड़ा या सूखा, कड़ा या सूखा गोबर करता है। क्या लिखा है? पशु के पेट खराब हो जाता है जिससे कब्जी हो जाती है पशु को, जिससे वह सूखा या कठोर गोबर करता है और बाद में क्या करेगा? पतले बदबूदार दस्त भी करता है। जब कड़ा गोबर कर देता है पशु, उसके बाद क्या करेगा पशु? पतला बदबूदार क्या होंगे? दस्त होंगे, जो कैसा होगा? खराब। ठीक है। नंबर 3, पशु की नाक, पशु के नाक, मुंह से लार टपकती रहती है। जो पशु के नाक है, मुंह है, उससे क्या है? लगातार पानी जैसा रिसाव होता रहता है। यानी मुंह से, आंख से, नाक से क्या होता है? लार नहीं बोल सकते, पानी लिख देता हूं यहाँ पे, पानी टपकता रहता है। ठीक है। तो पशु के नाक, मुंह, आंख से क्या होता है? लगातार पानी से टपकता रहता है। ठीक है। नंबर 4, पशु कमजोर हो जाता है, पशु कैसा हो जाता है? कमजोर हो
जाता है और उसकी आंखें बैठ जाती हैं और उसकी आंखें बैठ जाती है। पशु कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है और उसकी आंखें में क्या हो जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। तो ये इसकी क्या हो गए? रोग के लक्षण हो। रोकथाम व बचाव के उपाय। अगली हेडिंग है रोकथाम या बचाव के उपाय। पहला पॉइंट है पशुओं में इस रोग पशुओं को डीजीटी वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। इसमें क्या करते हैं? पशुओं को क्या करते हैं? पशुओं में डी जी टी वी वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। क्या करते हैं? इसके रोकथाम व बचाव के पहला पॉइंट है कि जो पशु को अगर पशु प्लेग रोग होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? डीजीटीवी वैक्सीन का हमें क्या करना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको पॉइंट बताए थे, जैसे रोग से मरे हुए पशुओं को नमक चूने के साथ गड्ढों में गाड़ देना चाहिए, रोगी पशुओं को झुंड से अलग कर देना चाहिए, पशुशाला में बर्तनों व को फिनाइल से साफ करना चाहिए, रोग फैलने की सूचना निकट के उस अस्पताल में या निकट के चिकित्सालय में दे देनी चाहिए। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं 5वीं हेडिंग उपचार या चिकित्सा। यानी हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो रोगी पशुओं को टाट या कंबल उड़ाकर गर्म रखना चाहिए। क्या लिखेंगे? रोगी पशुओं को टाट या कंबल उड़ाकर गर्म रखना चाहिए। पशुओं को ठंडी लगती है तो रोगी पशुओं को हम क्या करते हैं? टाट लेकर, टाट मतलब बोरी या कंबल उड़ाकर हमें क्या करना चाहिए? गर्म करना चाहिए। नंबर 2, पशुओं को कब्ज होने पर 500 ग्राम अलसी का तेल पिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पशुओं को अगर कब्जी हो गई और कब्जी होने पर हमें क्या करना चाहिए? 500 ग्राम अलसी का तेल हमें पशुओं को पिलाना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, रोगी पशु को प्रारंभिक अवस्था में सल्फामेथाइन का 33.3% का इंजेक्शन या टीका लगवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? रोगी पशु में शुरुआती अवस्था में हम क्या करते हैं? 33.3 सल्फामेथाइन का 33.3% का हम क्या करते हैं? इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, रोगी पशुओं को हल्के एवं मुलायम व पाचक भोजन देना चाहिए।
रोगी पशुओं को हल्के, मुलायम व पाचक भोजन देना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब इसे हम एक बार फिर देखते हैं, रोग कारक क्या है। तो पशुओं में पशु प्लेग रोग विषाणु के द्वारा होता है। ये सूक्ष्म विषाणु होते हैं, उनके द्वारा यह रोग इसमें फैलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं तो ये लक्षण प्रकट होने का समय क्या है। तो पशु प्लेग रोग में जो लक्षण प्रकट होने का समय है वो 3 से 8 दिन में हमें पता चल जाता है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो विदेशी नस्लों की गाय होती है उनमें 80 से 100% मृत्यु दर होती है, और जो मैदानी भाग में के पशु होते हैं उनमें 20 से 40% तक मृत्यु दर होती है। रोग के लक्षण क्या है। तो रोगी पशुओं के शरीर का तापमान 1 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। नंबर 2, पशुओं को कब्ज हो जाती है और पशु कड़ा या सूखा गोबर करते हैं, कठोर गोबर करता है, और उसके बाद पतले बदबूदार दस्त होते हैं। नंबर 3, पशु के नाक से, मुंह से, आंख से क्या निकलता है, पानी सा निकलता रहता है। पशु कमजोर हो जाता है और उसकी जो आंखों के नीचे क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। रोकथाम व बचाव के उपाय। तो पशुओं में डीजीटीवी वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। रोग से मरे हुए पशुओं को चूना तथा नमक के साथ गाड़ देना चाहिए, गड्ढे में दबा देना चाहिए। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। पशुशाला तथा उनके बर्तनों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। पशुओं के गोबरों को, संक्रमित गोबर या मूत्र को दूर गड्ढों में डालना चाहिए। इस तरीके से हम बचाव या रोकथाम कर सकते हैं। उपचार क्या है। तो उपचार है, रोगी पशुओं को टाट या कंबल उड़ाकर गर्म रखना चाहिए। जब अगर पशु प्लेग रोग हो गया है तो उस पशु को हमें क्या करना चाहिए, टाट या कंबल से हमें उड़ाकर उसे गर्म रखना चाहिए। पशुओं को कब्ज हो जाती है और कब्ज होने पर हमें क्या करना चाहिए, 500 ग्राम अलसी का तेल लेना चाहिए और उसको हमें पिलाना चाहिए। नंबर 3, रोग को प्रारंभिक अवस्था में, जब रोग शुरुआती अवस्था में है तो हम क्या कर सकते हैं, सल्फामेजाथीन का 33.3% का हमें क्या इंजेक्शन लगवाना चाहिए। नंबर 4, रोगी पशुओं को हमें हल्के, पाचन, मुलायम और आहार देना चाहिए। तो ये हमें पशुओं को क्या करना चाहिए, खिलाने चाहिए। इस तरीके से आप ये पशु प्लेग रोग से अपना उपचार, पशुओं का उपचार करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही लेकर आ रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है उनमें से आपको 4 अंक आपके पक्के सुनिश्चित आप मान लें। आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ते हो, तैयार करते हो, तो इन प्रश्नों को आपको 4 अंक मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में भेजते रहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उस तब तक के लिए नमस्कार।